हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपना जो है एक नया सेक्शन स्टार्ट होगा 115 115 में जब चलेंगे तो उससे पहले ही देखिए एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, नया चैप्टर, जिस चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाता है जो एस्टोपेल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, एस्टोपेल से रिलेटेड है जो 115 से लेके 117 तक दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है दोस्तों, आप लोग आशा कर रहा हूँ कि एकदम सही से देख रहे होंगे और आपकी जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज जो एस्टोपेल पे चलेंगे तो एस्टोपेल को देखेंगे सही से कि एस्टोपेल में है क्या बेसिकली। तो देखिए, एस्टोपेल को अगर जनरली समझें, एस्टोपेल है क्या। एस्टोपेल जनरली इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी से एक बात कह दी तो आप उससे मुकर नहीं सकते। यह है जनरली इसका मीनिंग। मीन्स अगर आपने थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज में बताते हैं, अगर आपने किसी को जो है कि कोई बात जो है रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, या किसी को जो है एक बात पे विश्वास दिला दिया, तो आप फिर अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप मुकरेंगे तो एस्टोपेल आपको वो बात मुकरने नहीं देगा, मतलब रिट्रैक्ट नहीं करने देगा या डिनाई नहीं करने देगा। यही है बेसिकली जो है एस्टोपेल का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये एस्टोपेल जो बेस है एक मैक्सिम पे बेस है, जिसका मैक्सिम जो है कभी कभी पूछ ली जाती है, जिस पे ये बेस है, जिसका नाम है एलिगेंसिस। वो मैक्सिम है एलिगेंसिस कंट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डिन बस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी आदमी कोई भी कंट्रेरी फैक्ट बोल रहा है तो उसको वो जो कंट्रेरी फैक्ट्स हैं जो उसने पहले बोले हैं उसको वो बोलने नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों, पर्सन अलीजिंग कंट्रेरी फैक्ट्स विल नॉट बी हियर्ड। जो कोई भी पर्सन अगर कोई कंट्रेरी फैक्ट बोल रहा है उसको नहीं सुना जाएगा। ये सीधा सीधा इसके इसी मैक्सिम पे ये कॉन्सेप्ट द्वेष है। देखिए दोस्तों, जो एक और बात जो काफी जो पूछी जाती है कि अब एस्टोपेल को समझे कैसे, तो एस्टोपेल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे कि एस्टोपेल समझ में आए, क्योंकि इतने से तो समझ में नहीं आया होगा कि आदमी को जो बात उसने कह दी उसको दोबारा वो बात नहीं कहने दिया जा रहा है। यही एस्टोपेल है, लेकिन इतने से नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए लॉ के सेंस में देखिए कि मान लीजिए एक आसामी है। आसामी, अगर आपने जो है जो यूपी लैंड लॉस पढ़ा होगा तो उसमें आसामी को जाना होगा या जानेंगे, तो उसमें आसामी के पास होता है नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट मतलब कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो आसामी है किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए बी को, इस तरीके का विश्वास दिला देता है कि जो आसामी नहीं है या वो भूमिधर है, या कहने का मतलब है उसके पास ट्रांसफरेबल राइट है। ठीक है, ये विश्वास करा देता है बी को, और बी उसकी बात पर विश्वास करके उस जमीन को खरीद भी लेता है। समझ में आ रहा है? खरीद लिया उसने, पैसे वैसे दे दिए, पे कर दिया, उस जमीन को खरीद लिया। तो क्या है कि इन फ्यूचर या कभी भी आगे चल के अगर आसामी के पास जो है ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर वो इस बात को नहीं कह पाएगा कि जिस समय उसने बी को इंटरेस्ट अपना जो ट्रांसफर किया था वो इंटरेस्ट नॉन ट्रांसफरेबल था। ठीक है, वो ये नहीं कह पाएगा, मतलब उसको ये कहने से रोक दिया जाएगा कि अब आप पहले तो आपने जो कह दिया था कि ये मेरा जो है जो मैं बेच रहा हूं वो ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है, जबकि वो था नहीं। ठीक है, और बाद में अगर आपके पास वो आ जा रहा है इंटरेस्ट तो फिर आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, या कोर्ट जो है एस्टोपेल का सिद्धांत आपको रोक देगा कि अब आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा होगा? देखिए दोस्तों, देखो जो मैं आपको अभी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ एस्टोपेल की, सेक्शन वाइज एस्टोपेल अभी जो है आगे बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें हैं इनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए आपको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक जो है कभी कभी पूछा जाता है कि एस्टोपेल का सिद्धांत किस सेक्शन वो जो है किस केस पे बेस है। देखिए, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस है, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स।
1838 का केस है, ठीक है, देख लीजिएगा। इस केस पे बेस है ये सिद्धांत, एरिस्टोटल का सिद्धांत। और स्पेसिफिकली बोले तो जो एरिस्टोटल बाय कंडक्ट जो होता है, ठीक है, एरिस्टोटल बाय कंडक्ट, अभी मैं आगे चल के यही बताऊंगा, इसके क्या जो एरिस्टोटल की काइंड्स ही बताऊंगा, उसमें काइंड्स में जो एरिस्टोटल बाय कंडक्ट बताऊंगा, ठीक है, जो तब वो भी बताऊंगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 115 से लेके 117 तक जो बताया गया एरिस्टोटल बाय कंडक्ट ही है, बेसिकली उस जो है उसके बारे में बात करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरिस्टोटल, पहले तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 3-4 केस दे देंगे, इसमें से कौन सा केस जो है एरिस्टोटल का है, तो आप आराम से बता सकते हैं देख के कि पिकार्ड वर्सेस सीयर्स है, एरिस्टोटल का केस है, जिसपे कि ये बेस है एरिस्टोटल इन जनरल, ठीक है, देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो अगली बात जो बताने की आ जाती है, इतना तो आप जान गए। अब अगली बात जो पूछी जाती है कि एरिस्टोटल कितने काइंड्स का होता है, काफी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ठीक है, एरिस्टोटल देखिए बेसिकली देखा जाए तो है तो 3 ही तरीके का, लेकिन कुछ एरिस्टोटल के काइंड्स और बढ़ गए हैं, तो मैं उनको भी बताऊंगा, इन जनरल भी बताऊंगा, ठीक है। इन जनरल देखेंगे तो एरिस्टोटल 3 तरीके का है, ठीक है दोस्तों, 3 तरीके का है। तो उसमें क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि इनमें से कौन सा एरिस्टोटल है या नहीं है। देखो, एक होता है एरिस्टोटल, काइंड्स ऑफ एरिस्टोटल, काइंड्स ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। काइंड्स ऑफ एरिस्टोटल में पहला एरिस्टोटल बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को समझने के लिए देखिए, आप जो है बहुत इसको जानते हैं, इसमें बेसिकली है कुछ नहीं। एरिस्टोटल क्या है, जो एक मान लीजिए कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट का डिसीजन है, वो फाइनल हो गया है, तो वो जो है रिकॉर्ड बन जाता है, और उसी के बेसिस पे एरिस्टोटल बाय रिकॉर्ड को क्लेम किया जाता है। जैसे कि आपने अगर रेस जुडिकाटा पढ़ा है, जैसे विशाल जी अभी जो है रेस जुडिकाटा पढ़ा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा, तो जो फाइनल एडजुडिकेशन हो जाता है कोर्ट का, तो उसके बेसिस पे जो है ये क्लेम किया जाता है। देखिए, रेस सब्जुडाइस भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे भी क्लेम किया जाता है। और इन आपने जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 से लेकर 44 तक जजमेंट पढ़े होंगे, जिसमें रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट है। तो ये सारे जो है एरिस्टोटल बाय रिकॉर्ड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इतना तो आप जानते ही हैं कि जजमेंट दो तरीके का होता है, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम है तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, जजमेंट इन पर्सोनम है तो बिटवीन पार्टीज है, तो वो उन्हीं के बीच में जो है एरिस्टोटल की तरह काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो ये हो गया। देखिए दोस्तों, दूसरा है जो आपको ध्यान देना है, एरिस्टोटल बाय डीड। एरिस्टोटल बाय डीड, देखिए एरिस्टोटल बाय डीड में क्या है, देखिए आप जानते हैं डीड में एक पार्टी जो है डीड को ड्रॉ करने वाली होती है, एक की फेवर में जो है डीड ड्रॉ की जाती है, तो 2 पार्टी हैं, तो जो दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए जो उसमें डीड में एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है, वो जो है एरिस्टोटल बाय डीड हो जाएगा। मतलब जो बात उन्होंने उस डीड में एक्सेप्ट कर ली, उससे इतर या उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, या उससे बदल नहीं सकते उस बात को, या उसके कंट्राडिक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बाय डीड हो सकता है। तो इसमें जो पार्टीज हैं, पार्टीज भी हो सकती हैं दोस्तों, और पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, ऊपर वाले में भी, रिकॉर्ड वाले में भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, तीसरे तरीके का है जो हम पढ़ेंगे अपने जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बात की गई है, जो सेक्शन 115 से लेके 17 तक, वो एरिस्टोटल बाय कंडक्ट की बात की गई है, ठीक है, एरिस्टोटल बाय कंडक्ट, ठीक है दोस्तों। और तो एरिस्टोटल बाय कंडक्ट को तो हम अभी सेक्शन में पढ़ेंगे आगे चल के, जब सेक्शन को एक विधिवत तरीके से देखेंगे तो वो सारी चीजें उसमें समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इतनी तो आपको जान लीजिए। इसको देखो, कंडक्ट को पेज भी बोलते हैं, PAIS, ठीक है, देख लीजिएगा। और अभी एक बात आती है, इसके अलावा भी एरिस्टोटल होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से एरिस्टोटल होते हैं? इसके अलावा देखिए, जो एरिस्टोटल होते हैं, जो आपने सुना होगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो एक प्रोमिजरी एरिस्टोटल पढ़ा होगा,
प्रोमिजरी स्टॉपेल, ठीक है। प्रोमिजरी स्टॉपेल में एक केस भी पड़ा हुआ जो है मोतीलाल जो है शुगर मिल वाला, तो मैं उसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वो वहाँ पे आपके अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको वहाँ देखेंगे। एक होता है एस्टॉपेल, इशू ऑफ एस्टॉपेल, इशू ऑफ एस्टॉपेल, इसको समझाना जरूरी है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इशू ऑफ एस्टॉपेल क्या है? इशू ऑफ एस्टॉपेल, देखिए मैं आपको एक बात जो बता रहा हूँ उसको जो है बड़े गौर से समझिएगा। इसको साफ कर दे रहा हूँ, इशू ऑफ एस्टॉपेल को आपको आगे देता हूँ, क्योंकि ये सेट जो आप एस्टॉपेल पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो बताना जरूरी हो जाता है। देखिए दोबारा से लिखते हैं इधर, कि इशू ऑफ एस्टॉपेल क्या है। इशू ऑफ एस्टॉपेल, देखिए इशू ऑफ एस्टॉपेल बेसिकली क्या है, ये क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है। बड़े उससे ध्यान से जो है समझिएगा। इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि एस्टॉपेल का कौन, इससे इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एस्टॉपेल सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है। एस्टॉपेल आप ध्यान से एक बार में जो है समझ जाइए, एस्टॉपेल सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट है, सिविल लॉ में ही अप्लाई करता है, लेकिन एक उसकी छोटी सी बात क्रिमिनल लॉ में अप्लाई करती है, वो है इशू ऑफ एस्टॉपेल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि सिविल लॉ में कैसे अप्लाई करता है या उसका क्या वो है, तो पहले ये समझ लेते हैं इशू ऑफ एस्टॉपेल क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उसमें कोई बात एक प्रूव हो जा रही है, ठीक है, और उससे रिलेटेड ही जो बात प्रूव, एक केस चल रहा है और एक बात उसमें प्रूव हो गई, ठीक है दोस्तों। आप सीआरपीसी में भी पढ़ चुके हैं, स्टेट की परमिशन से या कोई नए फैक्ट आ जाते हैं तो उन्हीं फैक्ट्स पे दोबारा केस चल सकता है। तो अगर पहले वाले केस में कोई बात प्रूफ हो गई है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा केस आ रहा है, तो जो बात प्रूफ हो गई है उसको दोबारा नहीं जो है प्रूफ किया जाएगा। कहने का मतलब जो है, अगर मान लीजिए वो एक्यूज की फेवर में जो है प्रूफ हो चुकी है, तो एक्यूज जो है उसको कभी जो है उससे रिट्रैक्ट नहीं होने देगा दूसरी पार्टी को। जैसे इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक फादर हैं और ये भी एक फादर हैं, ठीक है। इनका सन है, इनकी डॉटर है, इन दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था बचपन में ही कि हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो क्या होता है कि जो इनकी डॉटर है, इसका जो है ई के साथ अफेयर चल जाता है। जब ये मेजर हो जाती है, इसके साथ शादी कर लेती है, ठीक है साहब। एस साहब केस करते हैं कि मेरी शादी जो है डी से करवाइए, उसने क्यों कर ली है, तो कोर्ट इसमें कहता है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं किए जा सकते, साफ मना कर देता है, ठीक है दोस्तों। फिर कुछ समय बीतता है, ये केस हो गया, ठीक है, उसमें जो है कोर्ट मना कर देता है। तो जब उसी में मना करता है तो उसमें पूछी जाती है, एक और बात निकल के आती है कि क्या डी ने जो है शादी जो है अपनी मर्जी से की है या किसी फोर्सफुली की है। डी ने ई से शादी अपनी मर्जी से की है या फोर्सफुली की है। तो डी वहाँ पे अपना एडमिशन या जो है कन्फेशन करती है कि हाँ मैंने जो शादी की अपनी मर्जी से की है, मुझ पर कोई जो दबाव वगैरह नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि एस के बीच में और डी के बीच में कुछ समय बाद, ठीक है, इंटीमेसी कुछ डेवलप हो जाती है। तो जो एस साहब हैं ये केस करते हैं कि दूसरा केस करते हैं, दूसरा, ठीक है, दूसरी बार केस करते हैं कि जो डी की शादी ई से हुई थी वो ई ने जो है जबरदस्ती कराई थी। तो इस केस में ई कह सकता है भाई साहब ये बात तो पहले ही प्रूव हो चुकी है जब जो है तुमने केस किया था शादी के लिए, कि जो डी ने शादी मुझसे जो है अपनी मर्जी से की है, मैंने कोई फोर्स नहीं कराया था। मतलब एक फैक्ट प्रूफ हो चुका था, उसी से रिलेटेड फैक्ट पे दोबारा केस आया, समझ में आ रहा है। तो इसी को कहते हैं इशू ऑफ एस्टॉपेल। तो उसको जो एक्यूज की फेवर में जो प्रूफ हो चुका है उसको बदलने नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। बताने का मतलब ये था। अब जो देखिए, जो आपको समझना है, एक बार फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं क्योंकि आप जो है गलती ना कर दें। जो एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ
सिविल लॉ में ही अप्लाई करता है। ये एक छोटी सी बात थी जो क्रिमिनल लॉ में अप्लाई करती है, जो मैंने बता दी कैसे अप्लाई कर रही है, लेकिन मोटा मोटी पूरा कॉन्सेप्ट सिविल लॉ में ही अप्लाई करता है। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एस्टोपल का कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करता है, सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों में। आप जो है क्या आंसर लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे कि सिविल लॉ में अप्लाई करता है। देखिए दोस्तों, एक और जो बात पूछी जाती है, अक्सर पूछ ली जाती है कि इसी में बता रहा हूँ, अभी मैंने सेक्शन पढ़ाना बिल्कुल भी जो है चालू नहीं किया है, उससे पहले ही बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इशू ऑफ एस्टोपेल है वो रूल ऑफ एविडेंस है। रूल ऑफ इशू ऑफ एस्टोपेल नहीं, सॉरी, एस्टोपेल जो है रूल ऑफ एविडेंस है। रूल ऑफ एविडेंस, इसका मतलब क्या है? इसका भी कोई मायने है। इसका मतलब यह है, जब रूल ऑफ एविडेंस है तो इससे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो सकता। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होगा। ठीक है, दूसरी बात इससे जो निकल के आती है, वो निकल के आती है कि रूल ऑफ एविडेंस है, तो अगर आप इसको अपने प्लेंट में जो है रिटन स्टेट में क्लेम करेंगे, तभी आप इसको जो है इसका फायदा ले पाएंगे। अगर आपने अपने प्लेंट में या रिटन स्टेट में क्लेम नहीं किया तो आप इसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आपको स्पेसिफिकली ये क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, रूल ऑफ एविडेंस है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। ठीक है, और इसको क्लेम करना बहुत जरूरी होता है। ये तो होगी मोटी मोटी जानकारी एस्टोपेल के बारे में। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन में क्या है, क्योंकि काफी पूछ लिया जाता है इन सारी चीजों से भी क्वेश्चन। देखिए सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन 115 जिसमें एस्टोपेल डिफाइन है। 115 एस्टोपेल के डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए काफी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, इसके सेक्शन नंबर से पूछ लिया गया है। तो 10वें क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको एकदम 100% सही होने ही चाहिए, क्योंकि एविडेंस में बहुत कम सेक्शंस हैं, तो आपको मालूम ही होने चाहिए सारे जो है सेक्शंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको बेयर एक्ट से, जिससे कि जो मैंने अभी बताया कि एस्टोपेल बाय कंडक्ट या एस्टोपेल बाय पेस क्या है, उसी के बारे में बताया गया 115 से लेके 117 तक। देखिए, when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true। ठीक है, एक कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी को, दूसरे व्यक्ति को अपने डिक्लेरेशन से, अपने एक्ट से, ओमिशन से किसी भी फैक्ट को जो है का विश्वास दिला देता है दूसरे आदमी को। ठीक है, एंड एक्ट अपॉन सच बिलीफ, एंड जो दूसरा व्यक्ति है उसके विश्वास पर एक्ट अपॉन कर जाता है। ठीक है, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such other person or his representative to deny the truth of that things। मतलब ना तो वो जिसने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है दोस्तों, ना तो वो जिसने रिप्रेजेंटेशन किया है दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति भी नहीं डिनाई कर सकता, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिनाई कर सकते जिस बात का उसने दूसरे व्यक्ति से रिप्रेजेंटेशन किया है। समझ में आ रहा है? ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसमें जो एग्जांपल दिया है उसको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड टू बी बिलीव दैट द सर्टेन लैंड्स बिलोंग टू ए। ए जो है बी को ये विश्वास दिलाता है कि जो सर्टेन प्रॉपर्टी है या लैंड है वो ए की है, फॉल्सली। ठीक है, और इस विश्वास पर बी क्या करता है, उस लैंड को बाय कर लेता है और पैसे भी दे देता है उसके लिए। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। जो प्रॉपर्टी है जिस समय उसने रिप्रेजेंटेशन किया था तब उस समय वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। किसकी प्रॉपर्टी नहीं थी? ए की प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन बाद में जो बी ने खरीद ली है, बाद में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का ये मालिक हो जाता है। ठीक है, या उसके पास एक इंटरेस्ट आ जाता है जो है उस प्रॉपर्टी का। तो बाद में ये
इस बात के लिए केस करता है कि ये जो मैंने पहले जो उसको प्रॉपर्टी बेची थी उस समय मेरे पास टाइटल नहीं था उसको बेचने के लिए। तो कोर्ट कहेगा अब चुप रहो, जो तुमने पहले कह दिया था कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है और इस वजह से दूसरे ने जो है वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है, तो अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। यही है पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें इसको थोड़ा सा और जो है बारीकी से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं सेक्शन को, जिससे कि आपको सेक्शन को जो एकदम बढ़िया से क्लियर जो है समझ में आ जाए। देखिए ये तो एकदम पूरा सेक्शन जैसा लिखा गया है वैसा ही बता दिया है। देखिए सेक्शन में क्या है, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव ए थिंग्स। अब जो एक आदमी है दूसरे आदमी को जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो कैसे कैसे कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है डिक्लेरेशन के द्वारा, डिक्लेरेशन, ठीक है, एक्ट, ओमिशन। अरे कितनी अहम मर गई ओमिशन में। ठीक है, ओमिशन के द्वारा, एक्ट और ओमिशन के द्वारा अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो बात आ रही है, जिस समय वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए जो अभी पिछला बार जो एग्जाम्पल था उसमें ए जो है बी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा था उस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, तो ए जब बी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसके दिमाग में बी के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी है कि वो उस जो प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है कि नहीं रखता, ये भी जरूरी नहीं है। किसी डिसीट वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है कि जिस समय वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके दिमाग में कोई दूसरे व्यक्ति को डिसीट करने की इंटेंशन है। जरूरी क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। जो रिप्रेजेंटेशन चाहे एक्ट डिक्लेरेशन से हो, एक्ट से हो, ओमिशन से हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ठीक है, अब एक जो बात उठ के आती है आगे चल के कि कोई भी आदमी एक्ट से डिक्लेरेशन कैसे कर सकता है। यहीं से बढ़ते हैं एक एक चीज को देखते हुए कि डिक्लेरेशन से कैसे जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। डिक्लेरेशन से कर सकता है, देखिए डिक्लेरेशन करेगा या तो वो कोई स्टेटमेंट बोलेगा तो या तो वो ओरल होगा या रिटन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट हो जाएगा, वो स्टेटमेंट ओरल हो जाएगा या रिटन हो जाएगा, ठीक है। एक्ट है मतलब वो एक्टिवली जो है किसी एक्ट के द्वारा ये शो कराता है, दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओमिशन क्या है, ओमिशन में ये दिक्कत है कि जहां उसकी जो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है ओमिशन से रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है कि जहां पर उसकी ड्यूटी टू जो है बताने की थी दूसरे व्यक्ति को, और वहां उसने ओमिट कर दिया या बताया नहीं या गलती हो गई, उससे नेग्लिजेंस हो गई, तो उस बेसिस पे भी जो है रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। मतलब आपने जो एक बार गलती कर दिया वो आप उसको सुधार नहीं सकते, समझ में आया, इस तरीके का। लेकिन वहां पे जो है ड्यूटी होनी चाहिए उसकी, अगर ड्यूटी नहीं है तो फिर जो है ये एस्टोपल की बात नहीं आएगी। अभी एक एक चीज को समझेंगे। देखिए एक केस आया है जो जिससे आपको जो है एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो ठीक है, इन्हीं तीनों को मिला के कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो एक केस है जो आप काफी पूछा जाता है, कई बार क्या हुआ है डायरेक्ट जो है केस ही पूछ लिया जाता है। शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, ठीक है। ये केस काफी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक केस कहाँ का है, ठीक है। इस केस के जो है मैं फैक्ट भी बताऊंगा, वैसे फैक्ट्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है एविडेंस में, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि इससे आपको जो है थोड़ी सी जानकारी आपकी बूस्ट होगी। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम होता है, उसके एक सन होता है, उसकी एक डॉटर होती है और वाइफ होती है, ठीक है दोस्तों।
केस के फैक्ट समझिए, उसमें क्या इशू रेज हुआ था और क्या हेल्ड हुआ था, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक मुस्लिम होता है और उसकी एक सन होती है, एक डॉटर होती है, एक वाइफ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मुस्लिम जाता है मर, तो ये प्रॉपर्टी के मालिक ये तीनों लोग बन जाते हैं, लेकिन जो पोजीशन रहता है सिर्फ वाइफ के पास, वाइफ कहें या फिर इन दोनों की सन और डॉटर की मदर कह लीजिए, जो पोजीशन रहता है वाइफ के पास ही रहता है। वाइफ की ऐसी इंटेंशन होती है, वो चाहती है पूरी तरह उस पर अपना प्रॉपर्टी पे आधिपत्य। तो क्या करती है वाइफ, पहले ये क्लेम करती है कि हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, लेकिन कोर्ट में वो प्रूफ हो जाता है वो बात कि उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो फिर क्या करती है वाइफ कि उस पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देती है। जो इशू यहीं से अराइज होता है, जब मॉर्गेज कर रही होती है वो, तो उसमें उस मॉर्गेज में जो सन है, ये सन साहब हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी मॉर्गेज डीड को जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं और पूरी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करवाते हैं, ठीक है। बाद में ये जो है और सारी चीजें हैं, लेकिन आप इतने से समझिए। तो यहाँ पे एक बात उठती है कि कि इसमें जो है एस्टोपल लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ठीक है। एस्टोपल अगर एस्टोपल लगेगा तो जो है सन की फेवर में लगेगा या डॉटर की फेवर में लगेगा। तो देखिए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस डॉटर ने तो कोई रिप्रेजेंटेशन किया नहीं है, तो डॉटर की फेवर में तो एस्टोपल लगने से रहा। अब सन की फेवर में इस वजह से लगेगा कि सन जो है नोइंगली अपने कंडक्ट से जो है पूरी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज डीड जो है दूसरे के फेवर में एग्जीक्यूट करवाता है। तो सन अब इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, उसने जो है एस्टोपल बाय कंडक्ट हो जाता है, मतलब वो बातें स्वीकार कर ली हैं कि प्रॉपर्टी मदर ही की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा केस था। इसमें और भी चीज़ें हैं कि ये अपना मॉर्गेज इंटरेस्ट को जो है बेच देता है, बेच देता है, वो सारी अलग चीज़ें, लेकिन आपको समझ में इतनी से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब तो दूसरी बात जो निकल के आती है, कोई भी चीज़ जो पूछा जाता है कि ओमिशन से कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। देखिए ओमिशन से भी हो सकता है। ओमिशन से कैसे हो सकता है, देखिए एक केस है, इसमें लिखिए केस, और काफी पूछा जाता है ये भी केस, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, केस के फैक्ट अगर जो है आपको समझने हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। वो इसमें क्या है, इस तरीके की बात होती है कि जो व्यक्ति होता है उसके पास एक माल की रसीद होती है, रिसिप्ट होती है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट पे पहले ले लेता है, लोन ले लेता है, ठीक है, और एक बैंक से लोन ले लेता है। तो कैसे भी वो रसीद उसी के पास रहती है, और जो बैंक है उस पर कोई मोहर वोहर नहीं लगाती, ठीक है दोस्तों। तो वो उस रिसिप्ट को दूसरी बैंक को दे देता है और उस पर लोन ले लेता है, ठीक है। तो दूसरी बैंक के पास जब रिसिप्ट जमा हो जाती है तो ये भी अपने जो है जो लोन है उसको क्लेम करता है। तो दूसरी बैंक जो है इस पर, ये सेंट्रल बैंक इस पर केस कर देती है और कहती है भाई जो है तुमने जो है एक बार उसको रिसिप्ट दे दी, इसका मतलब जो है एस्टोपेल लग गया, ठीक है। तो अब आप इससे मुकर नहीं कर सकते। तो कोर्ट इसमें कहता है, देखिए पहले तो पहली बैंक की कोई ड्यूटी नहीं है आपके प्रति कि वो उस पर वो स्टैंप लगाए या उसने कोई नेग्लिजेंट किया है, इस तरीके की कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ड्यूटी होती तो ओमिशन माना जाता, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे दूसरी बैंक के लिए पहली बैंक की कोई ड्यूटी नहीं थी, तो इस वजह से इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन बाय। देखिए दोस्तों, अभी जो है मैंने जब पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद देखा तो मोबाइल ही ऑफ हो गया था, मतलब डाटा एकदम खत्म हो गया था। तो 30 मिनट के बाद ही एकदम जो है रुक गया था आगे। तो मैं वहीं से बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए केस में मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बता रहा था। तो इसमें क्या था कि जब रिसिप्ट सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाती है तो सेंट्रल बैंक ये कहती है कि भाई साहब आपने जो मर्केंटाइल बैंक ने जो रिसिप्ट दी थी, अब जो उसने दे दिया और ये रिसिप्ट अब हमारे पास आ गई है, तो आप जो है जो आपका जो प्रॉपर्टी उसने जो उधारी ली है या लोन जो लिया है उस पर एस्टोपेल लग जाएगा, मतलब अब आप क्लेम नहीं कर सकते, अब तो हम ही क्लेम करेंगे। तो कोर्ट इसमें ये कह देता है दोस्तों कि ना तो सेंट्रल बैंक के प्रति पहली मतलब
सेंट्रल बैंक के प्रति मर्केंटाइल बैंक की ऐसी कोई ड्यूटी थी कि वो जब रिसिप्ट दे तो कुछ पे उस स्टैम्प वगैरह लगा दे कि जिससे कि पता लग जाए कि उसने जो है पहले से किसी से उधार ले लिया। इस तरीके की उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं है तो नेग्लिजेंस भी नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है तो इसमें एस्टोपल भी नहीं लगेगा। यही था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोर्ट मना कर देता है कि एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा केस। अगर केस के फैक्ट ना याद रहे तो आपको ये जो है केस तो याद ही रखना है, ये काफी पूछा जाता है। देखिए दूसरी बात जो आती है, जो जिस पे हमें थोड़ा सा बात करना है, रिलायंस एंड अल्ट्रेशन। रिलायंस एंड अल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने जो अभी हमने ए के रूप में जो है आपको एग्जांपल बताया है कि ए ने जब जो है दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन किया तो उस रिप्रेजेंटेशन पे किसी व्यक्ति ने रिलायंस मतलब बिलीव किया और अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ऑल्टर कर लिया। तो क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये वाला केस है ना, ए जो है बी को प्रॉपर्टी बेचता है, जो है झूठ बोल के कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, और बाद में वो ये जो है उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। तो फिर बाद में वो ये कहता है कि जिस समय मैंने बी को प्रॉपर्टी बेची थी उस समय मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था, अब जो है वो जो है ट्रांसफर नहीं माना जाए। ये ऐसे इस तरीके से क्लेम करता है। तो इसमें क्या है कि अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो बी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बी ने अपनी एकदम पोजीशन को चेंज कर दिया है भाई, क्योंकि बी ने उसके लिए पैसे भी दे दिए हैं और सब कुछ हो गया। अब उसको उस दोबारा उस पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और इसमें एक और जो बात याद रखने की है वो ये है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप जिसको अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं वही ऑफर को एक्सेप्ट करे। ऐसे यहां पर है कि आप जिसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ए जो है बी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट भी उसके रिप्रेजेंटेशन पे जो है रिलायंस या फेथ बी ही करे, सी ना करे। अगर सी कर लेता है तो फिर वो एस्टोपेल नहीं जो क्लेम कर सकता। ठीक है। या तो एक ही तरफ से इस तरीके का ऑफर होना चाहिए जनरल टाइप का, या एक ही तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाए जनरल टाइप का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, तब एक बात अलग हो जाएगी, तब तो कर सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक है कि मान लीजिए वो सिर्फ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी बातों पर सी विश्वास करके एस्टोपेल क्लेम करने की कोशिश करे, तो सी एस्टोपेल क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अगर जनरल ऑफर टाइप का है तो कर सकता है। इसमें इतनी सी बात है। देखिए दोस्तों, अगली बात जो इसमें पूछी जाती है, सेक्शन में काफी पूछी जाती है, दोबारा बता रहा हूं, एक बार जो है रिकॉर्ड करने के बाद भी नहीं हो पाया क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था मोबाइल में। देखिए तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो बताने वाला है कि एस्टोपेल अप्लाई कहाँ नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पहली बात जो आपको याद रखनी, एस्टोपेल जो है लॉ के अगेंस्ट अप्लाई नहीं करता है। नो एस्टोपेल अगेंस्ट द लॉ एंड स्टैट्यूट। नो एस्टोपेल अगेंस्ट लॉ और स्टैट्यूट। ठीक है। इनके ना तो लॉ के अगेंस्ट हो सकता है जो है एस्टोपेल, ना स्टैट्यूट के अगेंस्ट। ठीक है। वो क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए कि अगर लॉ के अगेंस्ट होने दिया जाए, मान लो अगर होने दिया जाए, तो आप लॉ में कोई बात लिखी होगी, आप उसको रिप्रेजेंटेशन किसी और तरीके का कर देंगे, तो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है उसके बेसिस पे लॉ में थोड़ा ना चेंज कर दिया जाएगा। ऐसे तो लॉ हर समय चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कभी कभी क्या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या माइनर के अगेंस्ट जो है एस्टोपेल अप्लाई करता है कि नहीं करता है? देखिए आप जानते हैं माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर माइनर, ठीक है, अपनी एज को ज्यादा बता के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, उसकी एज कम है लेकिन ज्यादा बताता कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो इन फ्यूचर भी अगर मान ली कोई बात उठती है तो वो कह सकता है कि जिस समय मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो जो है उस समय में माइनर था। ठीक है। तो माइनर के अगेंस्ट नहीं होता क्योंकि वो लॉ का वायलेशन हो जाएगा। जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है उसके हिसाब से 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात,
दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर दोनों पार्टीज, जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है और जिसने रिप्रेजेंटेशन किया है, समझ में आ रहा है, दोनों पार्टीज जिस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है उस फैक्ट को जानते हैं, तब जो है कोई भी जो है एस्टोपेल जो है अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है, व्हेन ट्रूथ इज नोन टू द बोथ पार्टीज, व्हेन ट्रूथ इज नॉन टू बोथ पार्टीज। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज को, जिसने रिप्रेजेंटेशन किया है और जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, वो जान रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, खुद जो करने वाला, और दूसरा भी जानता है कि जो रिप्रेजेंटेशन जरूर कर रहा है, मुझे मालूम है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तब जो है एस्टोपेल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वो ये है, नो एस्टोपेल अगेंस्ट द सॉवरेन अथॉरिटीज, नो एस्टोपेल अगेंस्ट सॉवरेन अथॉरिटीज। ठीक है, क्योंकि जो कि सॉवरेन अथॉरिटीज जैसे लेजिस्लेटिव आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, ये सारी जो पॉलिसीज होती हैं बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, आज कुछ है अगले दिन कुछ और हो जाएगा, तो इस वजह से इस केस में भी जो है एस्टोपेल अप्लाई नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एस्टोपेल अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। देखिए जनरली जो है जो ये वाली बात जो उठती है प्रोविजरी एस्टोपेल के केस में उठती है। ठीक है, तो उसमें जो है अप्लाई तो किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है उसका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। देखिए जो अगला जो बात पूछा जाता है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट एस्टोपेल अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक दो केस जो है पूछ लिया जाता है। देखिए जब यूनिवर्सिटीज के अगर एस्टोपेल की बात आए तो पहली बात आपको याद रखनी है, जो एस्टोपेल का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस है, एक जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे बेस है। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, उसमें गुड कंसाइंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि अगर जो स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एस्टोपेल क्लेम कर रहा है उसके द्वारा कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें को दोनों को ध्यान में रखेंगे जब केस को देखेंगे। ठीक है, तो एक केस है जो काफी पूछा जाता है, लिखिए, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काफी पूछा जाता है केस, जो है केस का नाम भी पूछ लिया जाता है कहाँ से है, और इसके फैक्ट के बेसिस पे एक दो बार क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम भी पूछ ली गई है। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट होता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं लॉ में जाने के लिए, उससे कम होते हैं उसके, वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर में जाके जो यूनिवर्सिटी उसके जो कैंडिडेचर था उसको ख़त्म करती है, तो वो केस कर देता है और कहता है कि इसमें तो एस्टोपेल लग जाएगा। तो कोर्ट इसमें यही कहता है कि जो यूनिवर्सिटी थी उसके पास इतनी बड़ी मैकेनिज्म थी जिससे पता किया जा सकता था कि उसने कोई जो है गलती हुई है कि नहीं हुई है, और तुम फाइनल ईयर में जाके ये बता रहे हो कि तुम्हारा कैंडिडेचर खत्म हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्विटी का प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा जो केस कभी कभी पूछ लिया जाता है वो देखिए वो है हरफूल सिंह वर्सेस स्टेट। हरफूल सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, इस केस में क्या होता है दोस्तों कि वो एससी के सर्टिफिकेट पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है स्टूडेंट, तो फिर उसका जो है 2-3 साल बाद उसके कैंडिडेचर को खत्म करते हैं, सेम बेसिस पे ही कोर्ट जो है स्टूडेंट के फेवर में दे देता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर स्टूडेंट के द्वारा कहीं किसी भी जो है उसमें स्टूडेंट के द्वारा कोई फ्रॉड करके अगर एडमिशन लिया जा रहा है तब एस्टोपेल अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट दी है, उसमें जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हैं उसमें तो वो फेल दिखा रहा है, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स में वो पास दिखा रहा है। ठीक है, पास दिखा रहा है, और इस बेसिस पे वो अगर किसी में एडमिशन लेता है तो एस्टोपेल अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि अरे यार पता लग रहा है, देखने से ही पता लग रहा है कि तुम फेल हो। ठीक है, इस बेसिस पे
एस्टोपल क्लेम नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, ये तो सारी वो चीज़ें हो गई जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर फिर भी अगर इसमें कोई ऐसी बात रही है जो आपकी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेस जुडिकाटा में, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, रेस जुडिकाटा में और एस्टोपल में क्या डिफरेंस है। कभी कभी मेंस के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो मोटा मोटी आपको मालूम होने चाहिए 2-3 अंतर, जिससे कि आप लिख पाएँ। रेस जुडिकाटा एंड एस्टोपल। जुडिकाटा, ठीक है, समझते हैं। रेस जुडिकाटा में आप जानते हैं कि क्या होता है, फाइनल जजमेंट होता है जिसके बेसिस पर जो है जिसके बेसिस पर आप जो है दूसरा केस नहीं किया जा सकता, ठीक, यही है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें रिप्रेजेंट किया करता है, तो जो रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि आप दरवाजा नहीं जा सकते, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, या उस फैक्ट्स को लेके दोबारा कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें क्या होता है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है कि अब जो आपने एक बात कह दी वो कह दी, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस है कि पब्लिक पॉलिसी ऐसी है कि कम से कम जो है एक बार अगर डिसीजन हो गया है किसी केस में तो उसको फाइनल समझा जाए, ठीक है। और ये इक्विटी पे बेस है, दूसरा हो गया, तीसरा ये इक्विटी पे बेस है। अभी मैंने आपको बताया था इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे बेस है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, ये मोटे मोटे 3 अंतर हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे क्या है आपको अगर कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाए तो याद रहे, ठीक है दोस्तों। आप बताइए अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है जो आपको ना समझ में आए, लेकिन इसमें जो केसेस वगैरह नाम बताए गए हैं उनको जरूर देखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।